हिंदी यूनिवर्स के इस प्यारे चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि हिंदी गद्य के कथा साहित्य से संबंधित हैं। और ये भी बताता चलूँ कि ये जो प्रश्न पत्र आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए बनाया गया है और वहाँ से मैंने ये प्रश्न पत्र लिया है। साथ में मैंने इसके उत्तर में सही निशान भी लगा रखे हैं, आप इसको देख पा रहे होंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि पेपर मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग हल करते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है। अभी तक मैंने कभी अपने चैनल पर इस तरह का वीडियो, अभी कल ही तो मैंने चैनल क्रिएट किया, तो मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। हाँ, सही वर्तनी है तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी क्या है? उपन्यास, उपन्यास, उपन्यास या उपन्यास। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग सही वर्तनी के रूप में उपन्यास लिखते हैं, तो पहला विकल्प यानी कि ए विकल्प सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम में संकलित कृति कर्म भूमि है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए पार्ट 2 के विद्यार्थी हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्मभूमि उपन्यास जो है उनके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो उन्होंने डिटेल में इस चीज़ को पढ़ रखा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है और यह एक उपन्यास है। साथ साथ अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें ये कहना कि यह एक कथा साहित्य है। उपन्यास को हम कथा साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। आगे है कर्मभूमि का पात्र है सकीना, सलीम, अमरकांत या उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि जो लोग पढ़े हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, और जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है वो जान जाएं कि सकीना, सलीम जो है ये अमरकांत का दोस्त रहता है और अमरकांत जो है वो सकीना से प्रेम करता है। तो ये सब जब उपन्यास आप पढ़ेंगे तो उसमें बखूबी जान पाएंगे। तो ये तीनों पात्र जो कि सकीना, सलीम और अमरकांत हैं, ये इस उपन्यास के पात्र हैं। खास करके देखा जाए तो अमरकांत जो है वो मुख्य पात्र है। तो उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। कर्मभूमि का कथानक जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने काशी शहर को लिया है, उसी के आसपास ही ये उपन्यास को उन्होंने बुना है। आगे है कि आपका पांचवा प्रश्न, कर्मभूमि में खास करके किस दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है? तो गांधीवाद। हम जल्दी जल्दी पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं अब ज़्यादा प्रश्न को डिस्क्राइब नहीं करूँगा, उसकी व्याख्या नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अमरकांत और समरकांत हैं दोस्त, भाई, शत्रु। जैसा कि आप जानते हैं अमरकांत जो है वो समरकांत का पुत्र है, तो यहाँ पर पुत्र और पिता सही विकल्प होता, तो इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। कर्मभूमि का अर्थ है तो कर्म क्षेत्र है, न कि युद्ध क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र। तो इस तरह से सही उत्तर होगा कर्म क्षेत्र। आगे हम देखते हैं आगे हम देखते हैं कर्मभूमि कृति के आरंभ में किसकी फीस के ना जमा होने की चर्चा है? तो सही उत्तर है अमरकांत, है ना। अमरकांत की फीस नहीं जमा हो पाती है, इसी से और समस्याएं इस उपन्यास में उसके साथ खड़ी होती हैं। कर्मभूमि में है तो कर्मभूमि की विशेषता क्या है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ये विशेषता मुंशी प्रेमचंद के प्रारंभिक उपन्यासों में दिखाई देती है। फिर है कर्मभूमि में चित्रित समस्या क्या है? तो अछूतों के मंदिर में प्रवेश की। तो ये समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कर्मभूमि में रेणुका देवी हैं, तो सुगदा की माँ का नाम जो है वो रेणुका देवी है। कर्मभूमि के पात्र हैं, तो जैसा कि आपने जब उपन्यास पढ़ा होगा या जो भी साथी नहीं पढ़े हैं वो जान लें कि सेठ धनीराम और पठानिन ये दोनों कर्मभूमि के पात्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कर्मभूमि में काले खां है, तो ये चोरी का सामान बेचने वाला एक पात्र रहता है काले खां। कर्मभूमि में चित्रित हैं गांव और शहर दोनों आते हैं, ये याद रखिएगा। हो सकता है दोस्तों मेरी वॉइस क्लियर आप तक सही से ना आ पाए, फिर भी आप प्रश्नों को देख पा रहे होंगे और मेरे द्वारा जो ब्रश के माध्यम से सही उत्तर दिया जा रहा है उसको भी आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा पात्र कर्मभूमि का नहीं है? तो वो है धनिया। धनिया के बारे में आप जानते ही हैं कि ये गोदान की पात्र हैं। अंग्रेज सिपाहियों की हत्या करती है, कौन करती है?
तो जो भिखारन मुन्नी रहती है वही करती है ना, तो मुन्नी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कर्मभूमि में शेर पढ़ने वाला पात्र कौन है? तो सलीम जो है उसको शेर व शायरी का बड़ा शौक रहता है और उसका मित्र अमरकांत इससे प्रभावित भी होता है। सलीम सकीना से क्या करता है? तो सलीम सकीना से मन ही मन प्रेम करता है ना। और ये थोड़ा सा डाउट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको डाउट में रखूँगा क्योंकि उतना डीपली मैंने नहीं पढ़ा है। हालांकि जहाँ मेरा अपना मानना है कि प्रेम करता है, ऐसा मैं जो उसकी समीक्षा, क्योंकि पूरा उपन्यास मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ मित्रों, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। फिर भी मैंने जो समीक्षा इत्यादि से जो निष्कर्ष निकाला है वो यही कि जो सलीम है वो सकीना से प्रेम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। वृद्धा अमरकांत से किसकी शादी की बात कर रही थी? तो ये इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और इसका देखते हैं उत्तर, अगर आता है तो मैं कमेंट में अटैच कर दूंगा या पिन कर दूंगा। अमरकांत की पत्नी है तो सुखदा है। ठीक है, सुखदा जो है वो अमरकांत की पत्नी है। अमरकांत एक अच्छा तो क्रांतिकारी वक्ता है। अमरकांत एक अच्छा क्रांतिकारी वक्ता है। शांति कुमार जी एक अध्यापक हैं। ठीक, ये सही विकल्प होगा। निम्नलिखित पात्रों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये जिन लोगों ने पढ़ा है वो ध्यान दें। सिद्धेश्वरी जो हैं ये हैं आपके दोपहर का भोजन, है ना। सिद्धेश्वरी जो है ये दोपहर के भोजन की पात्र हैं। और रमा जो है ये नई नौकरी का पात्र है। नीरू जो है ये हैं आर पार की माला। और पप्पी जो हैं ये हैं फैंस के इधर उधर। तो इस तरह से आपका देखा जाए तो सही उत्तर होगा ए, यानी कि पहले का दूसरा और बी का 1, सी का 3 और डी का 4, है ना। अब हम देखेंगे 24वां प्रश्न, 24 क्वेश्चन संख्या है। इसमें उसने कहा था कहानी का उद्देश्य क्या है? तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है कि इसमें प्रेम का आदर्श रूप दिखाई देता है, न कि निर्लिप्तता से निहारता है। ठीक, आगे है मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास की पत्नी का नाम। तो आप सब जानते हैं रत्नावली। लाज न लागत आपको दौरो आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, ये रत्नावली कहती हैं, है ना। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? तो नो डाउट मुंशी प्रेमचंद जी ने, है। अगला प्रश्न है मानस का हंस के लेखक। तो आप सब जानते हैं 1972 में ये रचना आई है, अमृतलाल नागर जी ने इसको लिखा है। मानस का हंस में चित्रित जीवन है। तो आप सब जानते हैं मानस का हंस यानी रामचरितमानस को में जो मानस तुलसीदास जी हैं उनको लेकर के यहाँ पर उन्होंने लिखा है ना। मानस यानी मानस का हंस यानी कि जो रामचरितमानस है उसका हंस यानी उसको लिखने वाला तुलसीदास जी हैं। ये एक्सप्लेन ज़्यादा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 29 है मानस का हंस के नायक का एक और नाम है। तो सब जानते हैं कि उनका बचपन का नाम तुलसीदास का क्या था? राम बोला था। मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष जैसे मैंने भी बताया 1972, है ना। मानस का हंस के नायक बचपन से क्या करते थे? तो भिक्षा मांगकर अपना भोजन यापन करते थे, जीवन यापन करते थे, है ना। मानस का हंस में किन स्थानों की चर्चा हुई है? तो सूकर खेत, राजापुर और चित्रकूट की। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों की चर्चा हुई है, स्थानों की। मानस का हंस के नायक को चम्मो, सहुआइन और राजकुंवरी जो रहती हैं वो क्या करती हैं? डोरे डालती हैं, यानी उनसे प्रेम करती हैं मन ही मन। दीनबंधु पाठक के घर रुककर मानस का हंस के नायक ने क्या किया था? तो राम कथा का पाठ किया था, है ना साथियों। अगला है कि मानस का हंस के नायक के सहपाठी कौन है? तो इसमें अगर देखा जाए तो सही विकल्प के अनुसार आपका कैलाशनाथ सही है। वाल्मीकि नहीं है, कालिदास जी भी नहीं है, नरिहर दास तो उनके गुरु जी थे, है ना। तो ये याद रखना हम लोगों को। फिर है मानस का हंस के नायक के गुरु हैं तो बाबा नरिहर दास, इन्हीं के आश्रम में रह करके उनकी गाय की सेवा करते हैं। बाद में यही ले जा करके श्री सनातन जी के यहाँ काशी में उनको शिक्षा गुरु के रूप में मतलब उनका चुनाव होता है और वो उनके यहाँ तुलसीदास जी रह करके विद्या अध्ययन करते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने उपन्यास बहुत अच्छे से पढ़ा है और कभी इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। आपके हायर के सिलेबस में भी है, जो यूपी एचएससी की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी है और ये यूजीसी नेट में भी है, तो वहाँ पर भी आपकी मदद करेगा ये उपन्यास। मैं बताऊँगा इसके बारे में और डिटेल। अगला है कि मानस का हंस के नायक की पत्नी का नाम। तो आप सब जानते ही हैं रत्नावली, और पुत्र जो था उसका नाम था तारापति। फिर है मानस का हंस का देश काल वातावरण है। तो हिंदी के भक्ति काल का।
तो भक्तिकाल है ही है, जाहिर सी बात है। मानस का हंस के नायक और नंददास क्या थे, तो ये सहपाठी थे, दोनों क्या थे, सहपाठी थे। दीनबंधु पाठक की पुत्री का नाम क्या था, तो रत्नावली था। फटाफट हम जल्दी कर लेते हैं क्योंकि समय नहीं तो ज़्यादा जाएगा। मानस का हंस का कौन सा पात्र नहीं है, तो गोरखनाथ जी नहीं है, बकरीदी हैं, मैना कहारिन हैं, संत बेनी माधो जी, ये सारे जो हैं मानस के हंस के पात्र हैं। मानस का हंस में किस पात्र की चर्चा है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो अब्दुल्ला भी हैं और बैरम खां साहब भी हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मानस का हंस का नायक अयोध्या में क्या करता है, तो आपने पढ़ा है कि वो भीख भी मांगते थे और मस्जिद में सोते थे। आप कवितावली में देखिए वो लिखते भी हैं कि मांग के खाब मस्जिद के सोबे, लेबेक एक न दो बेक दो, काहो को बेटी से बेटा न ब्याहब, काहो को जात बिगाड़ न सो। ये कितनी बड़ी बात कही है गोस्वामी जी ने कि भीख मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सो लूँगा। ठीक है, जब उन पर आरोप लगते हैं तमाम तरह के, उसकी बाद में हम व्याख्या करेंगे। मानस का हंस के नायक द्वारा रचित ग्रंथ है, तो रामचरित मानस है ना प्यारे बच्चों। अब आगे हम पढ़ेंगे, मानस का हंस का नायक है क्या, राम का अनन्य भक्त है। ठीक है, ताल्लुकदार नहीं रहते हैं, राम का अनन्य भक्त रहते हैं, बाद में वो कृष्ण जी के मंदिर के पुजारी बनते हैं, मुख्य पुजारी, मठाधीश जिसको कहते हैं हम लोग। आगे है मानस का हंस की पंक्ति है, तो आप देखेंगे संस्कृत है कूप जल, वो गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर की इस पंक्ति का संदर्भ देते हैं। का भाषा का संस्कृत, यानी जब उनकी भाषा को लोग अवधि को उल्टा सीधा कहते हैं, क्योंकि उस समय खास करके बनारस में जहाँ पर वो ये सब चीज़ें लिख रहे थे, काशी में, वहाँ के जो पंडा पंडित थे वो उन पर व्यंग कसते थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, संस्कृत कोई ऐसी भाषा नहीं है कि सिर्फ उसी में लिखा जा सकता है, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में भी हम काव्य रचना कर सकते हैं, और गोस्वामी जी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। वाचना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पढ़ना, आप सब नो डाउट इसको जानते ही हैं। मानस का हंस में चूहों के मरने का संबंध किससे जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है महामारी से, जानलेवा से, गिल्टियाँ निकलने से। तो ये सारा संबंध जो है इन तीनों का इस महामारी से दिखाई देता है। तो इसमें सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। मानस का हंस में गंगाराम के नौकर का नाम था, तो सुमेरु था, ये आप सब जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानस का हंस का पात्र नहीं है, तो ब्रह्मदत्त जो हैं ये मानस के हंस के पात्र नहीं हैं। अगला है, उसने कहा था कि रचनाकार सब जानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है 1915, और ये प्रकाशित कहाँ हुई थी, सरस्वती पत्रिका में। उसने कहा था क्या है, तो एक कहानी है, नो डाउट। आगे हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। उसने कहा था का पात्र कौन है, तो लहना सिंह, जो कि इसका मुख्य पात्र है ना। और जो इसकी लहना सिंह जिससे बात करता है, जिस लड़की से, उसका क्या नाम था, ये बहुत एक ही दो जगह उसका नाम आया है, एक जगह नाम आया है शायद, उसका नाम रहता है, मैं सबसे अंत में बताऊंगा। पूस की रात क्या है, कहानी है। मधुआ क्या है, मधुआ भी कहानी है। जल्दी जल्दी करते हैं। पूस की रात के रचनाकार कौन है, तो ये हैं प्रेमचंद जी। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये पहला वीडियो है, कहीं ऐसा ना हो कि पहली बार में ही आप लोग बोर हो जाएं। पाजेब है, ये भी एक कहानी है जैनेन्द्र जी की। हल्कू के साथ खेत की रखवाली के समय जाड़े की रात में कौन जाता था, तो ये कुत्ता था जिसका नाम था झबरा। आगे है मधुआ की रचनाकार, तो मधुआ जयशंकर प्रसाद जी की बहुत प्यारी कहानी है, मौका मिले तो पढ़िएगा। मधुआ के पात्र, माफ़ी चाहूँगा, ये मैंने कहानी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाई है, तो इसमें थोड़ा सा मेरे लिए ढूंढ पाना दिक्कत कर रहा है। पाजेब के रचनाकार हैं, तो जैनेन्द्र जी हैं, ठीक ना। मालती किस रचना की पात्र है, तो ये है रोज कहानी की पात्र। ये आपके जो यूपी PHSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, हायर वाले भी। आयोग बन ही गया है, तो अब जल्दी से पेपर हो सकता है। पेपर आई थिंक जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। मृदंगिया किस रचना का पात्र है, तो रसप्रिया का है। मोहना किस रचना का पात्र है, तो रसप्रिया का है। हमारे रसप्रिया सिलेबस में भी है, यानी हायर में। यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर। पहाड़ किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है ना। पहाड़ के रचनाकार कौन है, तो ये निर्मल वर्मा जी हैं अपने, है ना। और फिर उसके बाद है दिल्ली में एक मौत कहानी, ये है कहानी विधा। और इसके रचनाकार की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसके रचनाकार हैं अपने कमलेश्वर जी, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे चीफ की दावत। चीफ की दावत में भीष्म साहनी जी हैं। चीफ की दावत किसके घर पर होती है, तो मिस्टर सामनाथ के घर पे होती है, हम सब पढ़े ही हैं। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है, तो मोहन राकेश की रचना है। कबरी बिल्ली किस रचना में है, तो ये प्रायश्चित में है ना। कबरी बिल्ली किससे प्रेम करती थी, तो राम की
रामू की बहू से, माफी चाहूँगा, रामू की बहू से। कबरी बिल्ली को फंसाने का कटघरा आया क्योंकि वह रबड़ी चट कर गई थी। आप विकल्प देखेंगे कि वह खीर चट कर गई, वह रबड़ी चट कर गई, वह चूहा खा गई, वह दूध पी गई, तो वह रबड़ी चट कर गई थी, है ना। फिर उसके बाद परमात्मा का कुत्ता में चित्रित है क्या, तो सरकारी दफ्तर में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में है ये कहानी। वापसी के रचनाकार आप सब जानते हैं, बस उषा प्रेमदा की बहुत चर्चित और बहुत प्यारी कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सा वापसी का पात्र नहीं है, तो गजाधर बाबू तो ही हैं, गोवर्धन नहीं है, गणेशी भी है और बसंती भी है। वापसी में कौन रिटायर हुआ है, तो सब जानते हैं गजाधर बाबू। फिर उसके बाद है 79 यानी 79 जो आपका क्वेश्चन है, उसमें है कि वापसी किस विधा की रचना है, तो ये है कहानी। वापसी जो है ये क्या है, ये कहानी है ना। प्रायश्चित के रचनाकार आप सब जानते हैं, प्रायश्चित के रचनाकार जो हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं। दोपहर का भोजन अमरकांत की बहुत प्रसिद्ध कहानी है ना। और दोपहर का भोजन का पात्र तो अभी जैसे हम लोग ऊपर पढ़े भी सिद्धेश्वरी हैं। नई नौकरी के रचनाकार तो ये मन्नू भंडारी जी हैं, है ना। अब जल्दी से हम लोग और जो प्रश्न बचे हैं फटाफट कर लेते हैं। फैंस के इधर और उधर के रचनाकार हैं तो ज्ञान रंजन जी हैं, है ना। यंत्र मानव बहुत चर्चित कहानी है, मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, गिरिराज किशोर जी की है। अब हम देखते हैं ये प्रश्न मिलान से संबंधित है, तो इसमें है मुखर्जी फैंस के इधर उधर, चौधरी पीरबक्स पर्दा कहानी आप जान ही रहे हैं यशपाल की, है ना। तो इसी से हम पकड़ लेते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा डी, यानी कि मुखर्जी फैंस के इधर और उधर, चौधरी पीरबक्स पर्दा, और उसके बाद भ्रष्टाचार जो कहानी है ये परमात्मा का कुत्ता से संबंधित है, और प्रायश्चित कहानी जो है वो किससे है, खीर, ठीक है ना, उसमें खीर वो खा जाती है तो बिल्ली। डॉक्टर फिशर किस रचना के पात्र हैं, तो नई नौकरी, नई नौकरी के में डॉक्टर फिशर का उल्लेख होता है। कुंदन किस रचना का पात्र है, तो नई नौकरी का, ठीक है। हमारे पड़ोस में अब मुखर्जी नहीं रहता किस रचना की पंक्ति है, तो आप देखेंगे फैंस के इधर और उधर जो है उसमें पहले शुरुआत ही इसी लाइन से होती है। आर पार की माला के रचनाकार कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह जी हैं, है ना। अब हम लेते हैं जल्दी से 91वां प्रश्न जो है यंत्र मानव, मैंने बताया आपको गिरिराज किशोर जी की कहानी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, पढ़िएगा जरूर आप लोग। कर्मभूमि के बारे में आप सब जानते हैं कि इसकी पात्र सकीना है, रसप्रिया में रमपतिया रहती है जो कि मृदंगिया से पहले प्रेम करती थी, बाद में उसका विवाह हो जाता है अयोध्या दास से। कहानी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है दोस्तों, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हमारे यूपी के हायर में यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी, उसमें यह कहानी लगी है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना लगे, मुझे डर लग रहा है, कई बार मैं भी वीडियो देखता हूँ तो बोर होने लगता हूँ लोगों का, तो ऐसा आपके साथ ना होने पाए, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मेरा टारगेट था कि 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका रिस्पांस देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं चीज़ों को और ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा। उसने कहा था, लैला सिंह आप सब जानते ही हैं। अब चूंकि उसने कहा था का चर्चा हो ही गया है, तो यहाँ पर मैंने आपसे वादा किया था, और मधुआ ठाकुर सरदार सिंह, मधुआ कहानी से संबंधित है, मैंने चर्चा ये आपसे वादा किया था कि उसने कहा था कहानी में बताने के लिए कि जो महिला पात्र रहती हैं जिससे लहना सिंह बात करता है और पूछता है तेरी कुमड़ाई हो गई, वो महिला पात्र हैं होरा, उसका नाम रखता है होरा सिंह, है ना। तो ये हो गई आपका, इस तरह से देखा जाए तो सही उत्तर होगा आपका कर्मभूमि, सकीना ए, रसप्रिया रमपतिया 1, उसने कहा था लहना सिंह 4, मधुआ ठाकुर सरदार सिंह, है ना। किस रचना में बूढ़ी माँ को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, चीफ की दावत, इसी पर यह केंद्रित ही है। पाजेब का अर्थ है पायल। किसान के मजदूर हो जाने की व्यवस्था किस कहानी में है, तो पूस की रात में। मैंने सही उत्तर लगाया, मैंने पेपर पहले सॉल्व कर लिया है फिर पीडीएफ बनाया है। निम्नलिखित में से कौन महिला रचनाकार हैं, तो सब जानते हैं मन्नू भंडारी जी। गिरिराज किशोर नहीं है, रेणु भी नहीं है, निर्मल वर्मा भी नहीं है, तो मन्नू भंडारी सही उत्तर। कथोपकथन का क्या होता है, संवाद, जो डायलॉग होता है उसको हम अपने हिंदी के खास करके जब कथा साहित्य की बात होती है तो उसमें क्या कहते हैं, कथोपकथन कहते हैं। 98 दिल्ली में एक मौत रचना में वर्णन किसका है, तो सेठ दीवान चंद की मौत का वर्णन है। इसी को के आधार बना करके कमलेश्वर ने यह कहानी लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का तत्व नहीं है, तो ये है मंच सज्जा, है ना। मंच सज्जा कहानी जो है
मंच सज्जा जो है ये नाटक का तत्व है। भाषा है, संवाद योजना है, उद्देश्य है। मंच सज्जा यानी मंच का जो अभिनय मंच पर आकर के करते हैं वो किसका तत्व है, तो नाटक का है। अंतिम प्रश्न मैं ले रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन से तीनों से भिन्न अर्थ रखता है, यानी जो यहाँ विकल्प 4 रखे गए हैं उनमें कौन ऐसा है जो अन्य तीनों से अलग रखता है। कथ्य, कथानक, कथा, तो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि कथ्य भी वही जो उसका स्टोरी है उसी के को कथ्य कहते हैं, कथानक भी कहते हैं और कथा भी कहते हैं। यहाँ पर जो अलग है सबसे वो है कहानी। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप सबको अच्छा लगा होगा। बहुत तो अच्छी चीज़ें मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन फिर भी ये सेकेंड ईयर के छात्रों का पेपर था और उनके अकॉर्डिंग ही ये बनाया गया है वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ दोस्तों अब मुझे इजाज़त दें। आपको मैं एक और अच्छा 20 मिनट का वीडियो हो गया माफ़ी चाहूँगा। अब मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम समय में और अच्छा आपको दे सकूँ।